मसीही का तमाम ये कम्बोधीवाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले देखिए आज कौन सी खबरें मनी सेंट्रल में डिस्कस होंगी, किनका विश्लेषण होगा। शुरुआत होगी खुदरा महंगाई के आंकड़े से। क्या सचमुच कम हो गई महंगाई? कमजोर रुपए के बाद भी क्यों घटा निर्यात? लो, आ गई डिजिटल करेंसी। रिटेल डिजिटल करेंसी की तैयारियां कैसी हैं, इस पर चर्चा करेंगे। सरकार क्यों बढ़ा रही मनरेगा का बजट? क्या जीएसटी के दायरे में आएगा पेट्रोल डीजल? और क्या है बढ़ती आबादी की चुनौतियां? शुरुआत महंगाई से। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर के आंकड़े सरकार को थोड़ी राहत दे सकते हैं। अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर 3 महीने के निचले स्तर 6.77% पर आ गई है। सितंबर में यह आंकड़ा 7.44% का था। हालांकि अभी भी ये आरबीआई का जो अपर बैंड है, ऊपरी लिमिट है 6% की, उससे ऊपर है। और ये लगातार 10वां महीना है जब खुदरा महंगाई 6% से ऊपर बनी हुई है। महंगाई में कमी की प्रमुख वजह खाद्य महंगाई में आई गिरावट को माना जा रहा है। ये सितंबर के दौरान 8.60% से घटकर 7.01% रह गई है। सर, क्या खाद्य महंगाई वाकई कम हुई है? खाद्य महंगाई को लेकर महंगाई के स्तर से जो दोनों आंकड़े आए, थोक महंगाई और खुदरा महंगाई के, थोक महंगाई के आंकड़ों पर कल हमने चर्चा की थी, वो दोनों रिजर्व बैंक और सरकार के लिए राहत देने वाले हैं और शायद अर्थव्यवस्था पर कुछ दबाव कम करेंगे। लेकिन महंगाई के आंकड़ों को जब हम भीतर से खोल कर देखते हैं तो अभी वहाँ कई सारे ऐसे प्रेशर पॉइंट्स या दबाव दिखते हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है, और जहाँ से शायद रिजर्व बैंक महंगाई को आगे ढील देने के लिए या अपनी नीतियों को, अपनी ब्याज दर बढ़ाने की नीति को वापस लेने या रोकने से पहले पुनर्विचार करेगा। जैसे खाद्य महंगाई, जो कि सुर्खियों में माना जा रहा है कि भारत में खाद्य महंगाई कम हुई है, पर ओवरऑल अगर खाद्य महंगाई के भीतर आप देखें शुभम, तो जो अनाज की इन्फ्लेशन, जो सीरियल की इन्फ्लेशन है, वो 5% से ऊपर बनी हुई है लगातार मार्च 2022 से, और पिछले 2 महीने से डबल डिजिट में है। यानी भारत के पूरे खाद्य बास्केट में जो अनाज हैं, गेहूं और चावल, इनकी महंगाई जो आमतौर पर भारत की खाद्य महंगाई का बड़ा हिस्सा कभी नहीं बनी रहती थी, क्योंकि भारत की में खाद्य महंगाई लाने वाले जो प्रमुख कारक हुआ करते थे उसमें खाद्य तेल होता था, और खाद्य तेल महंगाई की बास्केट से बाहर है। अनाज, दोनों प्रमुख अनाज गेहूं और चावल दबाव बनाए हुए हैं, और इनका असर हमें, क्योंकि वो फसलों से प्रभावित होने वाली चीज़ें हैं, इसलिए जब तक रबी की फसल नहीं आ जाती, खरीफ की पूरी फसल बाजार में नहीं आ जाती और उसकी खरीद नहीं हो जाती, अनाज की कीमतों पर दबाव लगातार बना रहेगा। ये हमें दिखाई दे रहा है। इसके साथ कुछ और ऐसी खबरें हैं जो अनाज की महंगाई को सपोर्ट करती हैं, जैसे भारत में एफसीआई के पास अनाज का भंडार 5 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुँच जाना, एफसीआई के पास बाजार में दखल देने के लिए या बाजार में कीमतें कम करने के लिए अनाज छोड़ने की क्षमता न होना, ये सारी चीज़ें फूड बास्केट को महंगी कर रही हैं। दूसरी जो अच्छी खबर इसके विपरीत है वो ये कि भारत में पहली बार लंबे समय के बाद लगभग 29 महीने के न्यूनतम स्तर पर है सर्विसेज की इन्फ्लेशन, सेवाओं की महंगाई, जिसमें हमने लगातार बड़ी बढ़ोतरी देखी थी पिछले 2-3 साल से। सेवाओं की इन्फ्लेशन में सर्विसेज की इन्फ्लेशन 29 महीने के न्यूनतम स्तर पर है। पर इसका एक फ्लिप साइड भी है। सर्विसेज सेक्टर में इन्फ्लेशन कम होना डिमांड कम होने का सबूत भी है, मांग कम होने का सबूत भी है। यानी कि बहुत सारी सेवाओं की मांग हमें बढ़ती नहीं दिख रही है, जिसका कुछ आंकड़ा हम जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आता है उसमें दिखता है, और ब्रॉडर इकोनॉमी के जब आंकड़े आते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि सर्विसेज सेक्टर में स्लो डाउन दिख रहा है, और इसलिए सेवाओं की मांग कम हो रही। सेवाओं की मांग शुभम इस बात का भी संकेत होती है, क्योंकि सेवाएं उद्योगों को सपोर्ट करती हैं, तो उद्योगों की तरफ से मांग कम होती है तो सर्विसेज की डिमांड भी कम होती है। लेकिन वहाँ डिमांड कम होने का संकेत है और महंगाई भी कम होने का संकेत है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन अभी भी 6% के आसपास बनी हुई है। जो सबसे जिद्दी महंगाई है, जिससे रिजर्व बैंक बराबर जूझता रहता है, कोर इन्फ्लेशन, जिसमें से आप ईंधन को और खाने पीने की महंगाई को अलग कर दें तो वो महंगाई 6% के आसपास बनी हुई है। अब जो पर्सपेक्टिव मिल रहे हैं उस हिसाब से 2 तरीके के आकलन मिल रहे हैं कि अगर महंगाई में कोई बड़ा रिबाउंड नहीं आता, खाद्य महंगाई का दबाव अभी बना है, इसमें यह दबाव आने वाले समय में अगर नहीं बढ़ता है तो भारत की महंगाई फिर भी रिजर्व बैंक का जो सहनीय स्तर है उससे ऊपर ही रहेगी। इस पूरे साल की अगली तिमाही के दौरान 6.5 से 6.7% के आसपास रहने की संभावना दिखाई दे रही है।
यहाँ एक कैवियट है, और वो कैवियट कच्चे तेल की कीमतों को लेकर या पूरी दुनिया में कमोडिटीज़ की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर बनता दिख रहा है। अगर कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ती हैं तो हमें वापस फिर उस चक्र में लौटने की संभावना दिखाई देगी। पर एक और महत्वपूर्ण संकेत है, जिसे अभी हम स्पष्ट रूप से इन आंकड़ों को पढ़ के नहीं कह सकते, इसके बाद हमें कुछ और आंकड़े देखने होंगे। ये महंगाई किसी न किसी तरह से बाजार में डिमांड टूटने का संकेत भी दे रही है। ये जो गिरावट हमें दिख रही है महंगाई में, इसमें बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो डिमांड को सपोर्ट करते हैं, जो मांग को सपोर्ट करते हैं, जो नई मांग को सपोर्ट करते हैं। वहां मांग घटने के संकेत भी हमें दिख रहे हैं, और ये शायद अर्थव्यवस्था के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं होने वाली है। सर, महंगाई कम हो गई, टारगेट यही था कि महंगाई कम हो, अब 6% से थोड़ी ऊपर है, थोक महंगाई में भी कमी आई थी। क्या आरबीआई आने वाले दिनों में आपको लगता है कर्ज में बढ़ोतरी को कुछ धीमा कर सकता है? शुभम, केंद्रीय बैंक आमतौर पर इतनी आसानी से महंगाई के कम होने के तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि केंद्रीय आरबीआई गवर्नर ने 2 दिन पहले कहा था कि इस महीने की महंगाई के आंकड़े में भारत की महंगाई दर 7% से नीचे होगी, लेकिन अभी भी पहली चीज़ तो ये कि रिजर्व बैंक का जो रेंज है 2 से 6% का, उससे बहुत ऊपर है। लक्ष्य तो रिजर्व बैंक का 4% पर लाने का है। बेसिकली भारत में महंगाई की दर 4 से 5% हो, तभी वो सहनीय ढंग से अर्थव्यवस्था को मदद दे सकती। तो अभी तो हम उससे बाहर 7% के करीब खड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अभी रिजर्व बैंक फिलहाल अपनी अगली मौद्रिक समीक्षा बैठक में 30 से 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी जरूर करेगा। हाँ, उसके बाद शायद डेटा के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार को थोड़ा धीमा किया जा सकता है या रोका जा सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक का जो लॉन्ग टर्म टारगेट है महंगाई को लेकर और ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर, महंगाई की दर को 6% से नीचे लाना और रेपो रेट 6 से 6.25%, 6.5% के आसपास पहुंचने का जो लक्ष्य है, इसकी तरफ बढ़ते हुए एक ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी हमें दिसंबर में दिखाई देगी। अब वो पूरी 50 बेसिस पॉइंट होती है या आरबीआई उसे 30 से 35 बेसिस पॉइंट प्रतिशत अंक के आसपास रखता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब ये महंगाई पर कमी शायद दिसंबर में भी हमें थोड़ी मदद करेगी। दिसंबर की महंगाई के आंकड़े में भी थोड़ा सा दबाव रहने की संभावना है। महंगाई के बाद एक और जरूरी आंकड़ा जो है व्यापार घाटे का, यहाँ जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। अक्टूबर के दौरान देश के वस्तु व्यापार घाटे में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। निर्यात में आई गिरावट और आयात बढ़ने की वजह से अक्टूबर के दौरान वस्तु व्यापार घाटा लगभग 27 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। सरकारी आंकड़े देखें तो अक्टूबर के दौरान वस्तु निर्यात करीब 17% घटकर 29.78 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। इस दौरान आयात में करीब 6% की बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर के दौरान कुल वस्तु का आयात 56.69 अरब डॉलर दर्ज किया गया। सर, कमजोर रुपए के बाद भी एक्सपोर्ट लगातार गिर रहे हैं, व्यापार घाटा ये कितनी बड़ी चुनौती है? ये आंकड़ा अब रुपए की दृष्टि से भी, विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टि से भी और भारत की एक्सटर्नल फ्रंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसा शुभम ने कहा कि लगातार रुपए में कमजोरी के बाद भी जिस दिन से रुपए में ज़्यादा कमजोरी आई है, भारत के निर्यात गिर रहे हैं। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में डिमांड टूट रही है, व्यापार की मांग कम हो रही है, जिसका असर सीधे भारत को दिख रहा है। और भारत के निर्यात की जो सबसे बड़ी वजह है बढ़ने की, वो वजह दरअसल रुपए की कमजोरी या मजबूती नहीं है। इस पर विस्तार से एक बार चर्चा भी कर चुके हैं। भारत के निर्यातों में बढ़ोतरी सबसे ज्यादा उस वक्त होती है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग दिखाई देती है। इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेशन के साथ दुनिया की मांग के आधार पर ज्यादा बेहतर निर्यात करता है। रुपए के साथ की कमजोरी के साथ निर्यात को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं मिलता। उसकी एक और बड़ी वजह है कि रुपए की तुलना में भारत के जो प्रतिस्पर्धी देश हैं, जहां से और निर्यात जाते हैं, उनकी मुद्राएं भी कमजोर हुई हैं और इसलिए प्रतिस्पर्धा का नुकसान भारत के खाते में जाता है। पर तो निर्यात में गिरावट के बीच आयात का आंकड़ा लगातार ऊंचा बना हुआ है। करीब इंडिया का इसीलिए ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा करीब 26.91 बिलियन डॉलर के आसपास है। इंपोर्ट लगभग 56-57 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुके हैं और ये निर्यात का लगभग 2 गुना है, उसके 2 गुने के आसपास है। ये एक चुनौती है। हालांकि हमने अभी फिलहाल पिछले 2 महीने के दौरान भारत की इंपोर्ट बास्केट में किसी बड़ी कमोडिटीज़ की कीमतों में बड़ा बदलाव नहीं देखा है। कच्चे तेल की कीमतें भी 90-95 डॉलर के आसपास स्थिर बनी हुई हैं। हालांकि भारत में रुपए की कमजोरी को मिलाकर 100 डॉलर से ऊपर की स्थिति बनती है। कोल की और बाकी कमोडिटीज़ की कीमतें भी स्थिर हैं। आयात में भी हमें थोड़ी सी गिरावट पिछले साल की तुलना में दिखाई देती है। अब ये व्यापार घाटा और इसके साथ अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट को जोड़ लें, जो दोनों साथ दिखाई देते हैं, तो शायद अगले 6 महीने के दौरान रुपए के लिए को देखने का नजरिया इन दोनों घाटों की रोशनी में विकसित होगा। सर, रुपए को लेकर अब क्या आउटलुक बनता देख रहे हैं?
रुपए को लेकर दो तरीके की संभावनाएं शुभम दिख रही है। पहली संभावना ये दिख रही है कि शायद रुपए को लेकर बाजार में थोड़ी वॉलेटिलिटी, थोड़ा उतार चढ़ाव अब कम होगा, क्योंकि उसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली चीज़ तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं से कम महंगाई तो मजबूत होने के, लेकिन ब्याज दरों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया रुकने के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि रुकेगी कि नहीं, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि फेडरल रिजर्व क्या फैसला लेता है। महंगाई रेड हार्ट है, तप रही है। आज भी यूरोप के कई देशों के महंगाई के आंकड़े आए जो कई साल के कई दशकों के सर्वोच्च स्तर पर हैं। अमेरिका में भी महंगाई ऊंचाई पर है और दुनिया के बाकी देशों में भी महंगाई ऊंचाई पर है। लेकिन क्या दुनिया के देश थोड़े समय के लिए ठहरेंगे, इसे अपनी स्थिति में आने देंगे? वो ये देखने की कोशिश करेंगे कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया रोकी जाए कि नहीं। इसी उम्मीद से रुपए में उतार चढ़ाव कम होने की संभावनाएं जाहिर की जा रही। शेयर बाजारों में भी हमने थोड़ी रौनक इसी उम्मीद के कारण लौटते देखी। भारतीय शेयर बाजार में भी आज रिकॉर्ड ऊंचाई हमें दिखाई दी। अब रुपए को दो आंकड़ों के संदर्भ में देखना जरूरी होगा। पहले एक आंकड़ा रुपए को ड्राइव करता था, वो था डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 106 के आसपास आ गया है। संभावना यह है कि अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी करता है तो उसके बाद भी डॉलर इंडेक्स अगले 2 महीने के दौरान 110-112 के आसपास रहेगा, और उस तुलना में रुपए का जो रेंज है वो 81 से 83 के बीच कहीं मूव करता रहेगा। पर इसमें भी एक पैराडॉक्स है। दूसरा जो बड़ा आंकड़ा भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जो डॉलर इंडेक्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो कच्चे तेल की कीमत का है। अगर कच्चे तेल की कीमत $95-96 से ऊपर जाती, जिस पर हम इस कार्यक्रम में आगे चर्चा करेंगे, और जिस तरीके की संभावनाएं तेल को लेकर बनती दिखाई दे रही, अगर वो संभावनाएं बनती दिखाई देती हैं, दुनिया में उत्पादन में फिर कटौती होती है, रूस का तेल बाजार में कम आता है और तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो रुपये पर हमें आने वाले समय में बड़ा दबाव दिखाई देगा। लेकिन इस बात की भी गुंजाइश फिलहाल नहीं है, जितनी हम आंकड़ों को समझकर और चर्चा के आधार पर समझ रहे हैं, कि रुपया 80 से ऊपर लंबे समय तक टिकेगा। रुपए का रेंज 80-81 से लेकर 83 के बीच रहेगा, अगर कोई बड़ा डिस्रप्शन बाजार में नहीं आता। नहीं तो फिर अगले लेवल बाजार में 85 के आसपास के हैं, वो भी उसके भी संकेत बाजार में मिल रहे हैं। सरकारी सिक्योरिटीज़ के लेन देन में डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद अब रिटेल में भी डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात हो रही है। इसके लिए आरबीआई ने शुरुआत में 5 बैंकों का चुनाव किया है, जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी फर्स्ट और एचडीएफसी बैंक शामिल हैं। आने वाले दिनों में और बैंकों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। रिटेल सेगमेंट के लिए आरबीआई फ्रेमवर्क में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। 1 नवंबर से शुरू हुए डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट में 275 करोड़ रुपए के कुल 48 ट्रेड हुए थे। सर, रिटेल डिजिटल करेंसी के लॉन्च की तैयारियां कहां तक पहुंच गई हैं? अब तैयारियां बैंक चुन ली है रिजर्व बैंक ने, जिनके बारे में शुभम ने आपको बताया। दूसरा जो एक बड़ा पार्टनर रिटेल डिजिटल करेंसी को लागू करने में होगा, वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होगा। यानी आरबीआई ने इन बैंकों से कहा, जिन बैंकों का चुनाव किया गया, जो 5 प्रमुख बैंक इस काम में आएंगे, स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर रिटेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का जो रिटेल अवतार है, इसके पायलट की तैयारी करेंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत के सारे पेमेंट सिस्टम को संभालता है, जिसमें आपके यूपीआई पेमेंट, मोबाइल वॉलेट पेमेंट, पीओएस पेमेंट्स आते हैं। एक दूसरी चीज़ जो इस बारे में पता चल रही वो ये कि शुरुआत में शायद इस रिटेल डिजिटल करेंसी को कैश के अल्टरनेट के तौर पर प्रमोट किया जाएगा। यानी अगर आपके पास कैश है और कैश का इस्तेमाल किए बगैर आप डिजिटल करेंसी से पेमेंट करना चाहते हैं, तो आप उससे पेमेंट कर दें। दुनिया के काफ़ी देशों ने भी, अब के केंद्रीय बैंकों ने अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को, या सॉवरेन करेंसी का, संप्रभु करेंसी का जो डिजिटल वर्जन है, उसे इसी तरह से प्रयोग किया है। जो संकेत मिल रहे हैं आरबीआई से, उस हिसाब से करीब 50,000 रुपये तक के पेमेंट्स को रिप्लेस करने के लिए सीबीडीसी की इजाज़त पायलट लेवल पर दी जाएगी। यानी कोई 50,000 रुपये तक का अगर कोई पेमेंट करना चाहता है शॉपिंग के परचेज़ के लिए, तो वो पेमेंट अपने अकाउंट से यूपीआई के थ्रू या कैश के थ्रू करने के बजाय सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के जरिए कर सकता है। तो यहाँ से पायलट की शुरुआत होगी। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि सेंट्रल बैंक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो यूपीआई है और जो क्यूआर कोड का सिस्टम है, उसके साथ भी सीबीडीसी रिटेल को जोड़ने की तैयारी कर रहा है। यानी अगर आपके पास सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसका आर्किटेक्चर भी स्पष्ट नहीं, रिजर्व बैंक कैसे लागू करेगा, लेकिन आप दुनिया के अनुभवों से समझ सकते हैं कि अगर आपके मोबाइल में वॉलेट है और उस वॉलेट में रुपया है, डिजिटल रुपया है, तो उसे आप क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई के थ्रू दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका है जिसकी तैयारी चल रही है। अब अभी रिजर्व बैंक
पूरी तरह से इस बात के लिए तैयार नहीं है कि नया सेंट्रल बैंक का रिटेल डिजिटल करेंसी सिस्टम पूरे नेटवर्क में या सारे तरह के भुगतानों के लिए लागू किया जाए। पर यह काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि भारत ने अपने यहाँ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल और प्रयोग शुरू करने की तैयारी कर ली है। और रिजर्व बैंक शायद ये भी कहेगा कि ये कैश का अल्टरनेट है, इससे कैश बंद नहीं होगा, यानी जो मौजूदा करेंसी है वो अपने तरीके से काम करती रहेगी। केंद्र सरकार ने मनरेगा के बजट को बढ़ाने का फैसला किया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए के बजट को अप्रूव किया गया था, तय किया गया था, लेकिन अब उसमें 25,000 करोड़ रुपए और बढ़ाने का फैसला हुआ है। सरकार के इस फैसले से मनरेगा के तहत दिए जाने वाले रोजगार बढ़ सकते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इससे सहारा मिल सकता है। देश की अर्थव्यवस्था में खपत को लेकर भी अनुमान आ रहे हैं। उसमें कहा जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों में तो मांग लौटी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों से मांग अभी सुस्त है। रिटेल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की तरफ से हाल में कहा गया कि बाजार में प्रीमियम उत्पादों की मांग बढ़ रही है, जबकि बजट उत्पादों की मांग घटी है। ऐसे में सरकार की तरफ से मनरेगा के बजट बढ़ाने से ग्रामीण मांग को सहारा मिल सकता है, मदद मिल सकती है। सर, अर्थव्यवस्था में रिकवरी के बाद भी सरकार को गांव की अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए मनरेगा का बजट बढ़ाना पड़ रहा है, क्या संकेत है? शुभम, मनरेगा का बजट जब भी बढ़ाया जाता है या मनरेगा के लिए ज़्यादा फंड की मांग की जाती है तो ये भारत के रोजगार बाजार के डगमगाने या दरकने का सबूत होता है, क्योंकि मनरेगा अस्थायी रोजगार और संकटकालीन रोजगार की स्कीम है। कोविड के दौरान, महामारी के दौरान, बाढ़ के दौरान, आपदा के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये नियमित रोजगार की स्कीम नहीं है। फिर भी अभी जो हम ताज़े आंकड़े देख रहे हैं, हालांकि अक्टूबर में हमने देखा कि मनरेगा की मांग में कुछ कमी आई, पर शुभम जो ताज़े आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि लगभग 70 मिलियन लोग यानी 7 करोड़ लोग आज भी मनरेगा के रोजगार की लाइन में हैं। यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मनरेगा के अलावा रोजगारों के कोई विकल्प नहीं है। और इतनी बड़ी आबादी अभी भी मनरेगा को नियमित आय के तौर पर, नियमित रोजगार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। और यही वजह है कि इस तरह के संकेत हैं कि वित्त मंत्रालय को 25,000 करोड़ रुपए और देने होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन हम एक दूसरे सपोर्टिव आंकड़े में या दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री सहायक आंकड़े में देख सकते हैं। CMI का आंकड़ा हमारे पास लगातार हर महीने आता है बेरोजगारी का, जिसके हिसाब से पिछले 6 महीनों से 8 महीनों से रूरल एरिया में 7 और 8% की बेरोजगारी दर बनी हुई है भारत के ग्रामीण इलाकों में। इरिस्पेक्टिव ऑफ फसल की बुआई का सीजन हो, कटाई का सीजन हो, बाकी चीज़ों का सीजन हो, ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी की दर 7.5 से और 8% के आसपास बनी हुई है। शहरी इलाकों में भी बेरोजगारी की दर 7 से 8% के आसपास बनी हुई है। और यही वो वजह है कि मनरेगा को ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत पड़ रही है और मनरेगा में रोजगार मांगने वालों की कतार लंबी है। इसके साथ यहाँ ये भी जोड़ना जरूरी है कि भारत में औसत मनरेगा के तहत मिलने वाले रोजगार की दिनों की संख्या घटकर 25, 26, 27 के आसपास आ गई है। यानी पूरा 180 दिनों का तो रोजगार मिलता भी नहीं है, एक महीने का, 2 महीने से ज़्यादा के रोजगार उपलब्ध नहीं है। और यही इसी कारण से शायद जो बात शुभम ने अपने खबर को इंट्रोड्यूस करते हुए आपको बताई, वो ये कि भारत में प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड में 15% का उछाल आया है और जो कॉमन बेस प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड में 5 से 6% की गिरावट आई है। जैसे उदाहरण के लिए सस्ते फ्रिज की डिमांड 5 से 6% घट गई और महंगे फ्रिजेस की डिमांड 15 से 30% बढ़ गई। और ये वही के शेप रिकवरी है जिसमें कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स को खरीदने वाले लोग उपलब्ध हैं बाजार में, पर जो बड़ा तबका है जहाँ से बड़ी डिमांड आने वाली है वो हमें नहीं दिखती। और ग्रामीण इलाकों में मनरेगा की मांग, जॉब की मांग बढ़ना, ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बढ़ना, ये सबूत दे रहा है कि FMCG कंपनियां नाहक या बेकार परेशान नहीं हैं। उनके नतीजे जो हमने जिन पर कल विस्तार से चर्चा की थी कि उनकी वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ भी गिरी है, उनके नतीजे इस बात की ताकीद करते हैं, इस बात को सपोर्ट करते हैं कि रूरल एरिया से अभी डिमांड की वापसी नहीं हो रही और शायद इसी मजबूरी में सरकार को मनरेगा में ज़्यादा पैसा डालना पड़ रहा है। बिल्कुल। चलिए अब देखिए मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट जो है आज कर्ज के बाजार पर, कौन कर्ज ले रहा है, कितना कर्ज ले रहा है, किन किन चीज़ों के लिए कर्ज ले रहा है, सब कुछ आपको बता रही है मनी 9 की ये स्पेशल रिपोर्ट। देश में लगातार महंगे होते कर्ज और कर्ज लेने वालों की संख्या बहुत छोटी होने के बावजूद क्रेडिट ग्रोथ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कर्ज की मांग में हुई इस बढ़ोतरी ने रिजर्व बैंक की चिंता को बढ़ा दिया है। रिजर्व बैंक को डर है कि देश के बैंकों के सामने फिर से फंसे हुए कर्ज का पहाड़ न खड़ा हो जाए और इसी चिंता पर चर्चा के लिए RBI अब सभी बड़े बैंक प्रमुखों से चर्चा करने जा रहा है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार सितंबर महीने के दौरान सालाना आधार पर नॉन फूड बैंक क्रेडिट में 16.9% की तेजी दर्ज की गई। इसमें सबसे ज्यादा तेजी
पर्सनल लोन सेगमेंट और सर्विस सेक्टर में देखने को मिली। हाउसिंग व व्हीकल लोन समेत इस कैटेगरी में सितंबर महीने के दौरान 19.6% की तेजी दर्ज की गई। वहीं सर्विस सेक्टर के खर्च में 20% की तेजी आई। इसी तरह एग्री लोन में 13.4% और इंडस्ट्री लोन में 12.6% की बढ़त देखी गई। कर्ज की मांग में ये बढ़ोतरी तब है जब देश में लोन लेने वालों का आंकड़ा बहुत छोटा है। मनी 9 का पर्सनल फाइनेंस सर्वे कहता है कि देश के सिर्फ 11% परिवारों ने ही कर्ज लिया हुआ है और उसमें भी ज्यादातर वे परिवार हैं जो आर्थिक तौर पर या तो निम्न मध्यम वर्ग में आते हैं या अमीरों की श्रेणी में। हालांकि राज्यों के लिहाज से देखें तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल जैसे कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कर्ज लेने वाले परिवारों का आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से बहुत ऊपर है। लेकिन उस लिस्ट में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी हैं जहां सिर्फ 3 से 4% परिवार ही कर्ज लेते हैं। सर्वे ये भी बताता है कि देश में कर्ज लेने वाले लोगों में अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने पर्सनल लोन लिया है। दूसरे नंबर पर होम लोन लेने वाले हैं। बिजनेस, ऑटो, कृषि और एजुकेशन लोन लेने वालों का आंकड़ा बहुत छोटा है। कर्ज लेने वालों का आंकड़ा छोटा होने के बावजूद देश में बढ़ी क्रेडिट ग्रोथ ने ही रिजर्व बैंक की चिंता बढ़ाई है और इस चिंता के समाधान के लिए बुधवार को रिजर्व बैंक बैंक प्रमुखों से बातचीत करेगा। मनी 9 के लिए सुभाष सुमन। तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक ने 2022 और 2023 के लिए दुनिया भर में तेल खपत के अनुमान में कटौती की है। सोमवार को संगठन की तरफ से कहा गया कि 2022 के दौरान दुनिया भर में कच्चे तेल की रोजाना मांग 25.5 लाख बैरल बढ़ोतरी होगी। इससे पहले संगठन ने 26.5 लाख बैरल बढ़ोतरी का अनुमान लगाया था। 2023 के लिए कच्चे तेल की रोजाना खपत में ग्रोथ अनुमान को 25.5 लाख बैरल से घटाकर 24.5 लाख बैरल किया गया, यानी कि 1 लाख बैरल की कमी की गई है। संगठन का मानना है कि मंदी की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की मांग पर असर पड़ेगा। ओपेक के अनुमान के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव दिखा। ब्रेंट क्रूड का भाव फिलहाल $93 के करीब है और WTI क्रूड $85 के करीब कारोबार कर रहा है। सर, ओपेक का इरादा क्या है? ओपेक की पेशबंदी हमेशा बहुत दिलचस्प होती। जब हम बाजार में कुछ दूसरे तरीके से चीज़ें बदलने की संभावना करते हैं तो ओपेक एक दूसरी दिशा में चलता है। संभावना ये है कि चीन की अर्थव्यवस्था में कोविड के रिस्ट्रिक्शंस कम होंगे, अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते थोड़े सहज होने की संभावना दिख रही है। दुनिया के देश मंदी की आहट से थोड़ा को रोकने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को थोड़ा धीमा करना चाहते हैं। डिमांड अप करने की कोशिश चल रही है ताकि अर्थव्यवस्था में मंदी अगर आए भी तो वो धीमी आए। उस बीच ओपेक ने एक अलग से पेशबंदी शुरू कर दी और ओपेक ने कहा कि वो की मांग में कमी आएगी। अब यहाँ दो तरीके के अनुमान, परस्पर विरोधी, अंतर विरोधी अनुमान तय रहे हैं। अब मान सकते हैं कि ओपेक शायद इस बात की तैयारी कर रहा है कि अगर दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में गहरी मंदी की संभावना दिखाई देती है तो उसके उत्पादन में जो कटौती की है उसे और ज़्यादा गहरा किया जा सके। अभी फ़िलहाल दुनिया के बाज़ार में कम से कम 3 बड़े तेल सप्लायर, लीबिया, ईरान, इराक और रशिया की आपूर्ति वैसे ही टूटी हुई है और सप्लाई के क्रंच बने हुए हैं। तेल की कीमतों में पर मंदी का कोई असर, मंदी या महंगाई का कोई असर नहीं दिख रहा है। $95 के आसपास बनी हुई है। इस बीच ओपेक का यह संकेत इस बात की तरफ इशारा करता है कि दुनिया के देश उस पर उत्पादन बढ़ाने का दबाव ना बनाए। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि कई सारी एजेंसियां, गोल्डमैन सैक्स जैसी एजेंसियां या कई सारी एजेंसियां यह मान रही हैं कि अगर चीन अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश बहुत तेज़ी से शुरू करता है, चीन के भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, आर्थिक आंकड़े आज आए हैं जो ये बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में मंदी और सुस्ती गहरा रही है और चीन अगर कोविड संबंधी पाबंदियां जो उसने लगा रखी हैं अपनी अर्थव्यवस्था पर, उससे अगर वापस निकालता है तो कच्चे तेल की मांग में तेज बढ़ोतरी होगी दुनिया में और फिर ये $100 और $110 पर बैरल के लेवल मिलने लगे हैं। लेकिन इस पूरी पेशबंदी में ओपेक इस तैयारी में है कि अगर मांग में कमी का आंकड़ा दुनिया को स्वीकार कराया जाएगा तो उत्पादन में कटौती की एक कोशिश और की जाएगी। कुल संकेत ये है कि ओपेक देश किसी भी स्थिति में, चाहे मंदी हो या मांग वापस बढ़े, कच्चे तेल की कीमतों को $90 से नीचे नहीं जाने देंगे। इस बात की सिफारिश उन्होंने की है। तेल बाजारों का सबसे बड़ा और अगला घटनाक्रम दिसंबर में आएगा जब रूस के कच्चे तेल की कीमतें कैपिंग की जाएगी और उसकी कीमत तय की जाएगी। उसके बाद बाजार में आपूर्ति की क्या परिस्थिति बनेगी, इस पर काफ़ी कुछ निर्भर होगा।
इस बीच सरकार की ओर से एक बार फिर ये संकेत दिया गया है कि वह पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने ये कहा है कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए तैयार है, लेकिन इस पर राज्यों की सहमति जरूरी है। सर, ये चर्चा बार बार शुरू होती है, पहल क्यों नहीं हो पाती है केंद्र सरकार की तरफ से कि इसको जीएसटी के दायरे में ले ही आया जाए? ये भारत में 2 साल से चल रहा सरकारों का ज़बानी जमा खर्च है। ना तो केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी काउंसिल के सामने विचार के लिए प्रस्ताव आज तक रखा गया कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, ना राज्य सरकारों की तरफ से रखा गया। दायरे में लाने से पहले अध्ययन करना, कमेटी बनाना, चर्चा करना, सारे पक्षों से बात करना, ये कुछ नहीं हुआ। 2 साल से ये चर्चाएं सुर्खियों तक आती हैं और व्यवहारिक रूप से पीछे हट जाती। आज भारत के पेट्रोलियम मंत्री ने 2 परस्पर विरोधी बातें कही। उन्होंने कहा केंद्र सरकार लाना चाहती, पर राज्य सरकारें इस पर सहमत नहीं होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकारें अपने रेवेन्यू को गंवाना नहीं चाहेंगी। रेवेन्यू तो केंद्र सरकार को भी मिल रहा है पेट्रोल डीजल पर, और ज़्यादा मिल रहा है। तो केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर फिलहाल पेट्रोल डीजल को टैक्स से लादे और बनाए रखना चाहती हैं। एक तो चीज़ है, इसलिए ये जब भी कभी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव बनता है तो ये चर्चा के लिए सामने लाया जाता है और फिर इसमें असहमतियों का एक माहौल बनाकर इसे पीछे खिसका दिया जाता है। और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक और इसमें महत्वपूर्ण बात कही, जहां से थोड़ा सूत्र दिखता है कि उन्होंने ये भी कहा कि इसे लागू कैसे किया जाएगा, ये काम वित्त मंत्रालय को तय करना है। और वही सबसे बड़ी दुविधा है कि अगर आप पेट्रोल डीजल को हाइपोथेटिकली, अगर आप पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाते हैं तो क्या उस पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट देंगे कि नहीं देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इनपुट टैक्स क्रेडिट से उसे बाहर रखेंगे तो क्या उसे सबसे ऊंचे वाले स्लैब में डालेंगे, ये दूसरा सवाल है। इन सारे सवालों के जवाब ना तो जीएसटी काउंसिल ने दिए हैं, ना सरकार की तरफ से दिए गए। तो ये चर्चा लगातार घूम कर हमारे पास आती रहती है और पेट्रोल डीजल केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए टैक्स निकालने का, टैक्स निचोड़ने का सबसे बड़ा स्रोत है। ये बात स्थापित है और दोनों फिलहाल अपने रेवेन्यूज छोड़ना नहीं चाहेंगी। बिल्कुल, सबसे पहली लाइन सबसे ज़रूरी है, जुबानी जमा खर्च है ये सरकारों का। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का खराब दौर बीत चुका है और अगले वित्त वर्ष से तेल कंपनियां मुनाफे में लौट सकती हैं। रेटिंग एजेंसी फिच ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। फिच ने यह भी कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कच्चे तेल का औसत भाव $96 के करीब रह सकता है। ऐसे में तेल कंपनियों की तरफ से पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिलहाल कटौती की उम्मीद नहीं है। रेटिंग एजेंसी का मानना है कि 23-24 के दौरान कच्चे तेल का भाव $80 प्रति बैरल के करीब रह सकता है। उधर सरकार ने घरेलू तेल रिफाइनरी कंपनियों पर जो विंडफॉल टैक्स लगाया था, उसकी वजह से कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ा है। सितंबर तिमाही के दौरान ओएनजीसी के मुनाफे में 30% की गिरावट आई है। मुनाफा घटकर 12,826 करोड़ रुपए रह गया है। सर, पहला सवाल, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की फिलहाल कोई भी उम्मीद छोड़ दी जाए? फिर कटौती की कोई संभावना तो नहीं दिखाई देती कि कच्चे तेल की कीमतें 95 पे हो या 100 हो। सरकार ने तेल कंपनियों के लॉसेस को भी और कीमतों को भी फ्रीज कर रखा। और अब तो हम सक्रिय चुनाव के दौर के बीच में, तो इस समय तो फिलहाल अगले 1 महीने तक तेल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी भी नहीं होगी और कटौती की गुंजाइश भी नहीं है। कटौती की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि तेल कंपनियां पहले से काफ़ी नुकसान उठा चुकी हैं। अगर आप करीब से आंकड़े देखें शुभम, तो पहले की छमाही में तेल कंपनियों को, सारी तीनों तेल कंपनियां मिला लें आप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम को 21,228 करोड़ का सामूहिक लॉस हुआ है पेट्रोल डीजल को सस्ता बेचने पर, जो कि उस समय के, उस दौरान जो कच्चे तेल की कीमतें थी उस हिसाब से वो नुकसान पर था। और ये नुकसान और ज़्यादा होता अगर केंद्र सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता नहीं दी होती, जो कैबिनेट से अप्रूव हुई थी और तेल कंपनियों को मिली थी। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार कितनी सब्सिडी इन कंपनियों को प्रोवाइड कर पाएगी, एक सवाल ये है। और दूसरा, किसी भी स्थिति में वो आप तेल कंपनियों को एक सीमा से अधिक नुकसान नहीं उठाने देगी। कंपनियां मुनाफे में आएंगी आने वाले समय में, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कच्चे तेल की कीमतें $85 से नीचे जाती हैं और रुपए की कमजोरी रुकती है। रुपया अगर 80, 82, 83 के आसपास रुकता है, क्योंकि भारत में कच्चा तेल रुपए के अवमूल्यन के कारण दुनिया में सबसे महंगे कच्चे तेलों में है। दुनिया के 3-4 देश जिनकी करेंसीज के डिवैल्यूएशन के कारण उनके यहाँ क्रूड ऑयल का इंपोर्ट सबसे महंगा हुआ है, जिसमें टर्की भी है, जिसमें भारत भी है। तो भारत की तेल कंपनियों के फायदे में तब दिखाई देंगे जब या तो कच्चा तेल सस्ता हो लंबे समय के लिए, या फिर रुपए की कीमत में कोई बड़ी मजबूती आए, रुपया मजबूती में जाए। नहीं तो हम इस परिस्थिति में रहेंगे और शायद साल के अंत तक सरकार को बजट से तेल कंपनियों को सब्सिडी की एक किश्त
और देनी पड़ेगी। और सर वरना हालत अभी जो है कंपनियों की वो वाकई इतनी खराब है कि आने वाले एक तिमाही में या आपको लगता है 2 तिमाही में कमी की कोई गुंजाइश नहीं? फिलहाल इस स्थिति में तेल कंपनियां तत्काल कोई कमी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो दबाव उनकी बैलेंस शीट पर है वो दबाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है, और ये बात सरकार अपनी तरफ से रिकॉग्नाइज भी कर रही है। सरकार के अधिकारियों ने भी ये कहा है कि तेल कंपनियों को एक सीमा से अधिक नुकसान उठाने नहीं दिया जा सकता। अगले 6 महीने के दौरान तेल कंपनियों को शायद केंद्र सरकार को नए सिरे से मदद देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो अपनी रिकवरी बेहतर भी करती हैं कच्चे तेल की कीमतें गिरने के बाद भी, फिर भी उनकी बैलेंस शीट में काफ़ी लॉसेज होंगे जिनकी रिकवरी की ज़रूरत होगी। मंदी की आशंका को देखते हुए दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां खर्च घटाने के लिए कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं। मेटा, ट्विटर के बाद अब अमेजन भी करीब 3% कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो दुनिया भर में अमेजन के 10,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा सकता है और कर्मचारियों की छंटनी की शुरुआत इसी हफ्ते हो सकती है। इससे पहले फेसबुक और व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा ने 11,000 कर्मचारियों को निकालने की घोषणा की थी। ट्विटर पहले ही अपने आधे कर्मचारियों को निकाल चुका है। सर, ट्विटर, मेटा सब निकाल ही रहे थे, अमेजन इस लाइन में आगे आ गया, 10,000 लोगों को ये भी निकालेगा पूरी दुनिया से। क्यों अमेजन को लेकर इतनी ज़्यादा अलग से बातचीत हो रही है? क्यों इसको ज़्यादा बड़ी बात मानी जा रही है बजाय मेटा या फेसबुक के? अमेज़न की तरफ से जब छटनी की बात है तो ये ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है। उसकी हमें इससे समझना इस तरह से ज़रूरी है कि अमेज़न डायरेक्टली कंजम्पशन से जुड़ी हुई, दुनिया के बदलते कंजम्पशन या खपत पैटर्न से जुड़ी हुई कंपनी, पूरे कारोबार को लीड करने वाली कंपनी है। मेटा और फेसबुक के पास तो परोक्ष रूप से विज्ञापनों की कमी है, उनके खर्चे ज़्यादा बढ़े हुए हैं, उनके पास घूमकर कंजम्पशन में गिरावट की कमी दिखाई देती है। अमेज़न जैसी कंपनी जब अपने कारोबार को प्रॉफिटेबल नहीं कर पाती, हमने देखा कि उसकी वैल्यूएशन तेज़ी से गिरी। भारत में 10 साल से अमेज़न काम कर रही है और उसे मुनाफे नहीं हो रहे हैं, तो ये पूरे के पूरे ई कॉमर्स सेक्टर के लिए दुनिया में एक किस्म का रेड फ्लैग है, उसका संकेत है। और इसलिए भारत में बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेयर ये मान रहे हैं कि अगर अमेज़न भारत में कटौती करती है, अब दुनिया में अपने कर्मचारियों में की संख्या में कटौती करती है और उसका कुछ हिस्सा शायद भारत के खाते में भी जाएगा, तो इससे बाकी और रिटेलर्स जो ई रिटेलर्स हैं, चाहे वो वॉलमार्ट हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या दुनिया के बाकी रिटेलर्स हैं, वो भी अपने यहाँ कर्मचारियों की संख्या में छटनी करेंगे। हमारे लिए ध्यान रखना ज़रूरी है कि भारत में जो भी जैसी भी स्थिति रोजगार बाजारों की है, उसमें पिछले 6-7 सालों में ई रिटेल सबसे बड़ा रोजगारों का स्रोत बन के निकला है। हालांकि रोजगार छोटे ही हैं, कॉन्ट्रैक्ट के रोजगार हैं, कैरियर्स के रोजगार हैं, डिलीवरीज के रोजगार हैं, लेकिन इन क्षेत्रों से सबसे ज़्यादा रोजगार हैं। और अमेज़न की ग्रोथ को आधार बनाकर भारत में एक बड़ा सेगमेंट ई कॉमर्स में डेवलप हुआ था, जिसमें कि रेस्टोरेंट सर्विसेज से लेकर स्पेशलाइज सर्विसेज तक डिलीवर करने वाला एक पूरा ई कॉमर्स सेगमेंट था। और इसकी जो अगुआ कंपनी, लीडरशिप कंपनी थी, वो अमेज़न थी। और अगर अमेज़न के उत्पाद की डिमांड घट रही है, जिसके पास डिस्काउंट देने की क्षमता है, जिसके पास बड़ा डिलीवरी नेटवर्क है, जिसके पास एक ह्यूज मार्केट एक्सचेंज है, तो बाकी ई कॉमर्स कंपनियां इसका दबाव और ज़्यादा महसूस करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा है कि पिछले महीने उनकी तरफ से वैश्विक अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को लेकर जो अनुमान जारी किया गया था, परिस्थितियां उससे भी खराब लग रही हैं। IMF ने G20 देशों की PMI का आकलन करने के बाद ये बयान दिया है। पिछले महीने IMF ने कहा था कि 2022 और 2023 के दौरान दुनिया भर में लगभग 1/3 देशों में कम से कम 2 तिमाही तक आर्थिक ग्रोथ घटेगी। IMF ने ये भी कहा था कि 2026 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को करीब 4 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान होगा। IMF ने कहा था कि 2022 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 3.2% और 2023 के दौरान 2.7% रहेगी। सर, स्थिति पहले से भी ज़्यादा खराब क्यों नज़र आने लगी? IMF ने अपने ताजे आकलन में एक तो यूरोप के देशों में, दुनिया के ज़्यादातर देशों में जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स हैं, जो ये बताते हैं कि बाजार में डिमांड कितनी है, कंपनियां कितना निवेश कर रही हैं, उसमें गिरावट को आधार बनाया। पर इससे ज़्यादा एक टिप्पणी महत्वपूर्ण है। IMF ने यह माना है कि युद्ध के कारण और कई सारी परिस्थितियों के कारण दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ने की क्राइसिस से जूझ रही है। हम लोगों ने इस पर एक बार युद्ध के संदर्भ में इकोनॉमिकम में चर्चा भी की थी और ये बात वर्ल्ड बैंक भी कह चुका है, यूनाइटेड नेशंस भी कह चुका है कि दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती ब्याज दरें बढ़ते जाना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी आबादी की जो इनकम के अलग अलग लेवल पर उसकी ज़िंदगी जीने की लागत में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होना है। और ये बढ़ोतरी 2 फैक्टर से सबसे ज़्यादा आ रही है, ईंधन से और खाद्य से। ये दोनों बड़ी ताकतें दुनिया की खपत को सिकोड़ रही हैं और इसलिए वो खपत में गिरावट का दौर IMF में मान रहा है कि अगले और 1 साल तक जारी रहेगा। इसलिए उसका पूरा आउटलुक ज़्यादा ग्लूमी, ज़्यादा चिंताजनक हमें दिख रहा है। बाकी IMF ने माना है
कि कुछ हिस्सों में महंगाई में थोड़ी बहुत कमी दिखाई दी है। दुनिया के बैंकर्स शायद अपनी रणनीति में दोबारा कुछ बदलाव करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती ज़िंदगी जीने की लागत बढ़ने की है, उसे कम करने में अभी फ़िलहाल कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। दुनिया भर में भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बनने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि जनसंख्या के मामले में अगले साल तक चीन को पिछाड़कर भारत पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। जनसंख्या में बढ़ोतरी होने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। ज़्यादा कमाने वाले लोग, ज़्यादा बड़ा कंज्यूमर वर्ग होने के फ़ायदे होते हैं, वहीं ज़्यादा जनसंख्या के लिए ज़रूरी संसाधन जुटाने के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, जो जनसंख्या बढ़ने का नुकसान है। भारत में फिलहाल युवाओं की जनसंख्या अधिक है, लेकिन जैसे जैसे युवा आबादी घटेगी और वृद्ध आबादी में इजाफा होगा तो भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौतियां बड़ी होती जाएंगी। सर, भारत में आबादी में बढ़ोतरी का परिदृश्य कैसा लग रहा है आपको? अगर आप आबादी को की वृद्धि की दृष्टि से देखें शुभम, ये आंकड़े काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे लिए इन्हें समझना ज़रूरी है, भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से भी और लोगों के रोजगार और नौकरियों की दृष्टि से भी। दुनिया की आबादी 8 अरब के आसपास हो गई है, लेकिन भारत में आबादी की वृद्धि दर गिरकर 1.2-1.3% के आसपास आ गई है। यानी भारत में आमतौर पर आबादी बढ़ने की रफ्तार कम हो रही है, जो सबसे बड़ी चुनौती थी पिछले एक दशक पहले तक कि भारत की आबादी की रफ्तार तेज़ी से बढ़ रही थी। 1971 से 81 के बीच करीब 2.5% की रफ्तार से बढ़ रही थी और अब हमारे पास जो ताज़े आंकड़े हैं वो 1.3% के आसपास हैं। और अब हम आबादी बढ़ने के मामले में दक्षिण एशिया के देशों के बराबर आ गए हैं। आबादी बढ़ने की रफ्तार के मामले में 1.2% के आसपास। अब हमसे जो ज़्यादा खराब स्थिति में है वो निम्न और मझोली आय वाले देश हैं, जो वर्ल्ड बैंक के आंकड़े के हिसाब से, जबकि कम से कम भारत के लिए ऊंची आबादी वृद्धि दर 2% और 2.5% की आबादी बढ़ोतरी के दर के दिन तो पीछे छूट चुके हैं। तो इस दृष्टि से अगर आप देखें पॉपुलेशन बढ़ोतरी की रफ्तार की दृष्टि से, तो भारत के लिए पिछला दशक काफ़ी सफल साबित हुआ है। हमने आबादी बढ़ने की रफ्तार को रोकने में बड़ी सफलता हासिल की। इसके कई सारे अलग अलग कारण हैं। अगर आप इन आंकड़ों के और भीतर उतर के देखें तो थोड़ी चिंताएं हमारी आबादी की बढ़ोतरी को लेकर और कम होती हैं। दक्षिण भारत, बंगाल, पंजाब, असम, हिमाचल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, करीब 13 राज्य ऐसे हैं। ये सेंसस का आंकड़ा है जो सरकार देती है और इकोनॉमिक सर्वे में इस आंकड़े को विस्तार से बताया गया था। वहाँ तो आबादी बढ़ने की दर करीब 1% से नीचे आ गई है और वो यूरोप की दर के बराबर है। यानी इसके बाद फिर आपको अगली जनरेशन लाने के लिए जिस ग्रोथ रेट की जरूरत होती है, हम लगभग उसके आसपास खड़े हैं। यहाँ के जो बड़े राज्य हैं भारत के, जहाँ पर आबादी बढ़ने की रफ्तार राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा रही, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, वहाँ भी हमें आबादी बढ़ने की दर में गिरावट आई है। अब जो 10 राज्य जो 1% से ऊपर की आबादी की दर दिखा रहे हैं, वहाँ भी 2% से नीचे वृद्धि दर दिख रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो जन्म की संभावना रेट है, वो 1971 से 2016 के दौरान आधी रह गई, 5.3 से 2.3 रह गई। तो अब रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट कई राज्यों में 2.1 के आसपास आ गई। ये आबादी का बड़ा डेमोग्राफिक पिक्चर है जो हमें दिखाई देता है। तो इस हिसाब से हम ये राहत की सांस ले सकते हैं कि भारत में आबादी नियंत्रण के जो भी उपाय किए गए या जो शिक्षा का स्तर बढ़ा, उससे कम हम बहुत तेज आबादी की वृद्धि दर वाले देशों की सीमा से बाहर आ गए हैं। सर, भारत में युवा आबादी, जिसका आपने भी जिक्र किया, सबसे ज़्यादा है, इसे लेकर क्या चुनौतियां हैं आगे? फिर अब यहाँ से दूसरा हिस्सा शुरू होता है जहाँ से हम आबादी की सफलता का दूसरा बड़ा पहलू देखते हैं। एक चीज़ हमारे लिए ध्यान रखना जरूरी है शुभम, कि भारत की युवा आबादी का जो लाभ है वो अब 1 दशक तक का बचता है। एक दशक या 15 साल का है। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते थे, जिन युवाओं की हम बात करते थे, एक दिलचस्प आंकड़ा IMF ने अपनी स्टडी में दिया था कि 2011 से 2020 तक का जो दशक था वो भारत में युवा आबादी की लाभ का सबसे अच्छा दशक था, क्योंकि इसकी वजह से भारत की प्रति व्यक्ति आय 2.62 परसेंटेज पॉइंट बढ़ी, सिर्फ युवा आबादी के कारण, जो 20 साल में सबसे ज़्यादा थी। यानी भारत की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान, जबकि हमारी विकास दर 2011 से 2020 के बीच में कोई 10% या 12% की नहीं थी, औसतन 6% से 7%, बल्कि 7% से नीचे की दर से ही भारत की आर्थिक विकास दर रही। लेकिन युवा आबादी के कारण भारत की प्रति व्यक्ति आय 2.62 परसेंटेज पॉइंट बढ़ी थी, जो 20 साल में सबसे ज़्यादा थी। अगली चुनौती जहाँ से शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है कि 2021 से 2031 के बीच, यानी 2022 से 2031 के बीच 10 वर्षों में 42 करोड़ लोग काम करने की ऊर्जा के साथ, काम करने की आयु के साथ बाजार में खड़े होंगे। ये सबसे बड़ा हम्प है, सबसे बड़ी संख्या है युवाओं की जो बाजार में जॉब मांगने आएगी। और जो अलग अलग आकलन है शुभम, इसके लिए अगले 2 दशकों में हर साल
कम से कम 1 करोड़ से 50 लाख रोजगारों की ज़रूरत होगी, जो पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं बनने चाहिए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या सर्विसेज हो या इंडस्ट्री हो या बाकी जगह हो। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड धीमे धीमे उतार की तरफ 2030 के बाद जाना शुरू हो जाएगा, और ये बात सरकार की अपनी रिपोर्ट्स भी बता रही हैं और इस आबादी के आंकड़े से हमें दिखाई दे रहा है। तो सर, एक दशक के बाद क्या ये चुनौतियां और बड़ी होती दिखेंगी? अब ये उसका तीसरा पहलू आबादी का, जिसे हमें और जहाँ से हम तीसरी चुनौती की तरफ जाते हैं। जो मौजूदा प्रजनन दर है, जो मौजूदा रेट है भारत में जन्म लेने की, उससे 2041 वो कट ऑफ ईयर होगा जहां भारत में युवा आबादी का अनुपात अपने चरम पे पहुंच जाएगा। अभी भी हमने जैसे अभी अपना पर्सनल फाइनेंस सर्वे जब मनी 9 का किया, और हमने उसमें आपको बताया कि भारत के परिवारों का औसत आकार 4.2 लोगों का है, जिसमें 1.5 लोग 2.6 लोगों को फीड करते हैं, यानी 1.5 लोग करीब 2.5 लोग उनके ऊपर डिपेंडेंट है। दक्षिण के राज्यों में ऐसा सरकार मान रही है, सरकार के आंकड़े मान रहे हैं कि एजिंग या बुढ़ापा या ग्रेइंग 2030 से ही शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कई सारे राज्यों में एजिंग बहुत जल्दी आएगी, भारत में डिपेंडेंसी रेशियोज तेजी से बढ़ेंगे। एक पूरी बड़ी आबादी जिसके पास कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं है, जिसके पास कोई पेंशन नहीं है, जिसके पास कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, वो इस डिविडेंड का हिस्सा क्रॉस करके अगले 10 साल में बुजुर्ग आबादी के तौर पर या ग्रेइंग की तरफ चली जाएगी। इसमें भी हमें भारत में कुछ क्षेत्रीय अंतर दिखाई देंगे। दक्षिण भारत में जल्दी आएगा बुढ़ापा, ग्रेइंग जल्दी आएगी, उत्तर भारत में थोड़ा धीमे आएगी। तो यहाँ से आबादी की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती शुभम शुरू होती है, और इस पर इसीलिए इसको गंभीरता से सरकारों को लेना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि जो है उसको रोजगार देना है, और जो इससे निकलेंगे उन्हें भविष्य की सुरक्षा देना है। और इसलिए यह सवाल आबादी का सबसे महत्वपूर्ण है इस समय, इस दृष्टि से देखना, इसे समझना जरूरी है। चलिए, तो ये था मनी सेंट्रल हमारा आज का। चलते चलते एक छोटा सा अपडेट आपको G20 का और देते चलें। G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पदभार संभालने के बाद पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 1-to-1 मुलाकात की। इस मुलाकात को 2 सुपर पावर के बढ़ते तनाव को कम करने के लिए कारगर बताया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास के साथ मुलाकात की। साथ ही उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ भी मुलाकात की है। G20 सम्मेलन में दुनिया भर में आर्थिक धीमापन से निपटने के उपाय पर बातचीत होगी, रूस यूक्रेन युद्ध के हल पर बातचीत होगी। इसके साथ साथ क्रिप्टो पर रेगुलेशन को लेकर भी चर्चा हो सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। सर, अमेरिका और चीन की बातचीत से दुनिया भर के बाजारों को, अर्थव्यवस्थाओं को क्या संकेत मिलते देख रहे हैं? सारी सुर्खियों के बीच ये बैठक सबसे महत्वपूर्ण थी, जिस पर दुनिया भर के बाजारों की निगाहें थीं, और इसलिए आज दुनिया भर के बाजारों में काफ़ी हमें राहत दिखाई दी, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच तनाव के बीच दोनों देश मिले। दोनों देशों ने अपने अपने स्टैंड्स कायम रखे, पर तनाव को ना आगे बढ़ने देने के लिए पर सहमत हुए हैं। इंटरेक्शंस ज़्यादा बढ़ेंगे, और ये बेहद राहत की बात है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं और बाजारों के लिए कि कम से कम एक फ्लैश पॉइंट या एक बड़ा टकराव का क्षेत्र जो साउथ चाइना सी के आसपास बन रहा था, वहाँ थोड़ा तापमान कम होगा और धीमा होगा, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, ट्रेड को और बाकी चीज़ों को मदद मिलेगी। जो बाइडेन और शी जिनपिंग दोनों ने समझदारी के साथ चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और ये चीज़ ये दुनिया में कम से कम जियोपॉलिटिकल तनाव कम करने में कारगर साबित होगी। ये शायद बाली की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि इसके बाद अमेरिका और चीन के रिश्तों का जो तनाव है वो कम होने की संभावना है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल शाम को फिर आऊँगा 7 बजे नया संस्करण लेके। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।